नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। आप लोगों को अब तक प्रश्नमाला की 3 कड़ियां मिल चुकी हैं। दोस्तों, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसी चीजें यहां दी जाएं जो कि आप जिससे परिचित हों, लेकिन वो चीजें याद न हो रही हो किसी कारणवश। इसीलिए हर श्रृंखला में कोई ना कोई 1, 2, 4, 5 ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं। हर बार नई ट्रिक्स भी दी जा रही हैं। और यह वीडियो न केवल अच्छी तैयारी कर चुके छात्रों के लिए है, बल्कि हमारे उन भाई बहनों के लिए भी है जो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं और असुविधाओं में रह रहे हैं। उनके पास बड़ी कोचिंगें नहीं हैं, बड़ी बड़ी किताबें नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला तैयार कर रखी है और लगातार आप देख रहे होंगे कि 60 से 65 प्रश्न रोज हल कराए जा रहे हैं। वो 60 से 65 प्रश्न तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि उसमें कम से कम 250 से 300 प्रश्न बन जाते हैं वो। और उसकी खासियत ये नहीं है कि 65 को मैं 300 बना दे रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप इससे पहले रट रहे होंगे तो हो सकता है याद ना हो रहा हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है और वीडियो के नीचे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हल करिए। आप लोग अपने मन से हल करिए, दोबारा फिर वीडियो देखिए, कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर उससे हल करिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, रस मीमांसा नामक ग्रंथ किस समीक्षक का है? प्रश्न तो जाना पहचाना है। कोई भी कह देगा कि रस मीमांसा जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अब इसमें टेक्निकलिटी ये है कि रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। अब बड़े भाई लोग कहेंगे कि ये तो सर हमको पता है दोनों। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं रस सिद्धांत और रस मीमांसा को लेकर। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे जो है रस है र और स, और यहां मीमांसा है। तो यहां पे राम, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल और रस मीमांसा, पहला र उसके बाद वाला म। और डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत। अब इस तरीके से चीजों को एक दूसरे की कड़ी से जोड़ने का यह फायदा रहता है कि एक एक चीज तह तह हमारे दिमाग में बैठती जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब आप लोग सर क्या पढ़ा रहे हैं? मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। उसका सन पूछा जाता है, तो सन होगा 1903। गबन किस सन में लिखा गया? गोदान किस सन में लिखा गया? इसके अलावा पूछा जा चुका है कि परीक्षा गुरु उपन्यास किस सन में लिखा गया है? 1882 में लिखा गया। यानी कि जितने महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। जैसे भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। ऐसे ही आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई चीज प्रथम है, कोई चीज फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये अपभ्रंश के मागधी रूप से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी रूप से हुआ है। आपको पता है अर्धमागधी, पूर्वी अपभ्रंश। सौरसेनी, यहां पर देखिए, पैसाची से लहदा का किसका होगा? लहदा। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, इन सब का सौरसेनी से हुआ है। आगे देखते हैं।
हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इन लोगों के बारे में भी देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद, किसके हैं, हालावाद के प्रवर्तक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं, छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। यही छोटे छोटे प्रश्न जो है हमको परेशान करते रहते हैं, और इसको एक साथ आपको ला देने से फायदा यह होगा, दिमाग में घुस जाएगा। इनको प्रकृति का राजकुमार भी कहा गया है। आगे देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो अलका किस नाटक की पात्र है, तो यह है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। किसकी पात्र है, चंद्रगुप्त की नाटक की। चंद्रगुप्त का मुख्य नायक चंद्रगुप्त है ही, इसके अलावा कार्नेलिया भी है चंद्रगुप्त में, चाणक्य भी है। आगे बढ़ते हैं, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना हुआ है। तो कुंडलिया जो है किन छंदों से मिलकर बना हुआ है, दोहा और रोला से। किससे, दोहा। इसको छोटा सा ध्यान में रखेंगे सूत्र, कुदोरो, यानी कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना हुआ है। विषम मात्रिक छंद है, और विषम मात्रिक छंद दो होते हैं। रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है छरोला, छरोला, यानी छप्पय, रोला और उल्लाला। ये छ से क्या होगा, छप्पय। छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। किससे बना है, रोला और उल्लाला से। और ये दोनों जो हैं, कुंडलिया और छप्पय, विषम मात्रिक छंद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, न खास हिंदी न खास उर्दू, जनाब गोया मिली जुली हो, जबान गोया मिली जुली हो। ये किसका कथन है, तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है। उन्होंने क्या किया कि उर्दू मिश्रित हिंदी को वकालत करते थे। किसका, उर्दू मिश्रित हिंदी, यानी उर्दू निष्ठ हिंदी। और वहीं पे अगर लक्ष्मण सिंह की बात की जाए तो यह संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करते थे, संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करते थे। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के साथ मिली हुई हिंदी की वकालत कर रहे थे, और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी की वकालत करते थे। सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है, सहस्तेन खादत, वह हाथ से खाता है। किससे खाता है, हाथ से। तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें क्या होगा, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, हाथ से खाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे हुरे, ये सारी चीजें होती है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसकी है बताइए, ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल रट लीजिए। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, और यह रचना भी बिल्कुल प्रगतिवाद से प्रेरित है। हथौड़ा वाला का मतलब मजदूर की बात कर रहे हैं कि एक मजदूर के घर पे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी पे कहते हैं कि एक हथौड़ा वाला और आ गया, एक और मजदूर आ गया। जेब कतरा में कौन सा समास है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो इसमें कौन सा होगा बताइए आप लोग, इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, जेब को कतरने वाला। अव्ययी भाव, कर्मधारय और संप्रदान, ये तीनों नहीं होंगे, इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य कथन
के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय का निषेध कर दिया जाए, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, उसी की बात कर रहे हैं कि सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन को स्थापित कर दिया जाए। तो ये होता है अपहनुत अलंकार। कौन सा? अपहनुत। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, यानी उपमेय का यहां पे निषेध कर दिया गया है और उपमान की स्थापना की जा रही है। तो जहां उपमेय का निषेध किया जाए, उपमान की स्थापना की जाए, वहां क्या होगा? अपहनुत अलंकार होगा। पीजीटी 2021 में पूछा भी गया था ये। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी हमारे भाई बहन इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा बोलियां। तो राजभाषा जो राजकीय काम काज में भाषा लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो यहां पे होगा सरकारी कार्यालयों की भाषा को राजभाषा कहते हैं। और एक होता है राष्ट्रभाषा, देश के राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में यदि राष्ट्रभाषा के दर्जा किसी को दिया जा सकता है तो वो क्या होगा? हिंदी होगा। तो ये दोनों अंतर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तीसरा शब्द में विशेषण है। विशेषण में ये बड़ी समस्या रहती है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। तो तीसरा में क्रमवाचक विशेषण है। ऐसे देखते हैं हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कहते नहीं क्रम से आइए, पहला, दूसरा। तो यहां क्रमवाचक विशेषण होगा। फिर गणनावाचक, अरे भाई गणना करना हो किसी का, कहते नहीं अच्छा जनगणना करिए, 1 2 3 4, गणना करना हो, काउंटिंग करनी हो तो कैसे करते हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। अब एक है आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक को भी देख लेते हैं। दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी आवृत्ति हो रहे। कहते नहीं वो हमसे दुगुना खाना खा लेता है, फला व्यक्ति हमसे दोगुना खाना खा लेता है। तो ये 3 चीजें हुई। अब आते हैं पूर्णांक बोधक विशेषण पे। ये क्या है भैया? ये इसी का पार्ट है गणनावाचक का। गणनावाचक के 2 भाग हैं, एक है पूर्णांक बोधक विशेषण और एक है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण, इसको यही क्लियर कर लेते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण क्या है? अपूर्णांक। पूर्णांक तब होगा जब पूरा अंक होगा, 1 100 200 400 500। और वही बात करें पौना, तिहाई, इस टाइप की जब बात करें, पौना, सवा, तिहाई, सवा, तो ये सब क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। एक गणनावाचक विशेषण का पार्ट है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? कामदेव का पर्याय बड़ा फेमस पर्यायवाची है कामदेव का। तो फिर रतिनाथ, कामपाल, कामग, अनंग, तो सब लोगों ने सुना रखा है। तो कामपाल इनका पर्यायवाची नहीं होता है, रतिनाथ होता है। कहीं कहीं रतिपति भी दिया होता है, नाथ पति सब एक ही बात है। रतिनाथ, कामग और अनंग इनका पर्यायवाची है। कामपाल जो है ये कहीं कहीं महादेव के अर्थ में प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं श्री कृष्ण के अर्थ में भी प्रयोग होता है। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं।
जहां महत्वपूर्ण बातें होंगी, जहां पे महत्वपूर्ण बातें होंगी वहां मैं बता के रुकूंगा, और जहां मुझे लगेगा छोड़ के आगे बढ़ना है वहां बढ़ जाऊंगा। कोई चीज कठिन नहीं होती है। जैसे ये प्रश्न है तो हमेशा परेशान रहते हैं छात्र कि आत्माराम के टेटे क्या है, कैसे है, क्या विवाद था। हल कर लेते हैं विवाद, यही हल कर देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा, भाषा और व्याकरण। क्या लिखा? भाषा और व्याकरण। व्याकरण, बिल्कुल आज हम विवाद यहीं पे क्लियर कर लेंगे, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भाषा और व्याकरण। अब क्या हुआ, उसको बाल मुकुंद गुप्त जी ने पढ़ा। किसने पढ़ा? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुटकी ली, मतलब व्यंग किया। तो इन्होंने क्या लिखा, इसी जो है निबंध से एक शब्द उठाया, अनस्थिरता। अनिस्थिरता शब्द को इस निबंध से लिया। क्या शब्द लिया? अनिस्थिरता शब्द। और क्या लिखा? आत्मा राम की टेटे। टेटे इस छद्म नाम से लिखा तो आत्मा राम नाम से लिखा। उन्होंने अपना राम क्या दिया? आत्मा राम। सब एक एक वर्ड ध्यान रखिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। अपना नाम क्या दिया? आत्मा राम दिया। टेटे कहते नहीं, बहुत टेटे कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो, बोलना हो गया एक तरीके से। इस नाम से उन्होंने आलोचना की। किसकी की? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब देखिए द्विवेदी जी ने क्या कहा, उन्होंने भी एक निबंध लिख के जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सगरव नरक ठिकाना नाही। किस नाम से दिया? अब उन्होंने भी अपना एक छद्म नाम रख लिया, कल्लू अलहित। कल्लू अलहित। एक बार फिर से देखते हैं, बिल्कुल क्लियर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा, भाषा और व्याकरण। बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया? उस पर चुटकी ली, व्यंग किया। क्या किया? व्यंग। एक उसी व्याकरण से अनिश्चितता को शब्द को उठाया और उन्होंने एक निबंध लिखा, आत्मा राम की टेटे। क्या निबंध लिखा? आत्मा राम की टेटे। किस नाम से लिखा? अपना छद्म नाम दिया, आत्मा राम। क्या नाम दिया? आत्मा राम। फिर उसके बाद जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखा तो उन्होंने लिखा, सगरव नरक ठिकाना नहीं। यानी कि कहीं सब नरक है, कहीं ठिकाना नहीं है। और उन्होंने अपना, यानी द्विवेदी जी ने अपना क्या नाम दिया? छद्म नाम कल्लू अलहित नाम दिया। ठीक है, तो अब ये विवाद आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम किसके प्रतीक है? बाल मुकुंद गुप्त के। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्त नहीं है? नहीं है भैया, इसको ध्यान में रखा करिए आप लोग। जहां नहीं लिखा हो रुक जाइए वहीं पे। हाँ नहीं, हाँ नहीं, शंकराचार्य होंगे। अद्वैतवाद इनका क्या है? इनका मत है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी है? एक प्लेट सैलाब किसकी कहानी है? तो ये है मन्नू भंडारी कहानी। किसका है? मन्नू भंडारी की कहानी है। आगे देखते हैं। अगर कृष्णा सोबती की बात की जाए, तीन पहाड़ बादलों के घेरे, ये सब इनकी कहानियां हैं। उषा प्रियमवदा के फेमस कहानी है वापसी। इसको देख लेते हैं, बहुत ही फेमस रही है वापसी 1960। ये नई कहानी आंदोलन की कहानियों में इसका बहुत शुमार रहा है। और कृष्णा सोबती का एक बार देख ही लेते हैं, बादलों के घेरे तीन पहाड़।
तो ये सारी चीजें बहुत फेमस रहा है इनका। रस निष्पत्ति के व्याख्याकार में कारों में भट्ट नायक का सिद्धांत है। भैया एक प्रश्न आप लोगों को मिलना ही मिलना है यहां से। रस सिद्धांत के जो 4 व्याख्याकार हैं उसमें आपको प्रश्न मिल ही जाएगा एक। तो व्याख्याकार जो है भट्ट नायक की बात की जाए तो इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद। इसके लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है कि नायक जो है, जो हीरो होता है, वो क्या करता है, संघर्ष करता रहता है, स्ट्रगल करता है, चाहे फिल्म हो चाहे कथा हो, यानी वो भोगता रहता है। भुक्तिवाद या भोगवाद इनका जो है ये सिद्धांत है। अनुमितवाद किसका है, ये शंकुक का है। चलिए रिवीजन कर ही देते हैं। शंकुक का क्या है, अनुमितवाद है। अभिव्यक्तिवाद किसका है, अभिनवगुप्त का है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस का नायक है, मुद्रा राक्षस नाटक है, उसका नायक कौन है बताइए आप लोग। उसका नायक चंद्रगुप्त। अब ये किसने लिखा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ध्यान दीजिएगा ये अनुदित नाटक है इनका। क्या है, अनुदित नाटक। ओम नमः शिवाय में विभक्ति है। संस्कृत की विभक्तियां आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए। तो ओम नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये इसका सूत्र है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम किस कृत में मिलता है। 12 मासा का वर्ण सबसे पहले हिंदी में किसमें मिलता है, पद्मावत, कुमार रासो, बीसल देवरासो, कीर्तिलता। ध्यान रहे सबसे पहले मिलता है बीसल देवरासो में। बीसल देवरासो किसकी रचना है, यहीं भी मैं क्लियर कर देता हूं, नरपति नाल। बीसल देवरासो किसकी रचना है, नरपति नाल की रचना है। और ध्यान दीजिए 12 मासा जो फेमस है वो आषाढ़ मास से शुरू होता है, लेकिन यह यहां पे कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। किस मास से, कार्तिक मास से। भाई जब जायसवी भी अपने 12 मासा का वर्णन शुरू करते हैं तो चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, उसमें भी वो जो है आषाढ़ से ही प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ माह से ही, बारिश के महीने से ही विरह वर्णन शुरू होता है, लेकिन इसका विरह वर्णन कार्तिक माह से शुरू होता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुण गाता है। ये किसकी लाइन है, तो ध्यान दीजिएगा ये लाइन रघुवीर सहाय जी की है। यहीं भी ये बात समाप्त नहीं होती। अगर कहा जाए कि किस कवि ने राष्ट्रगीत की आलोचना की है तो यही है। ध्यान, इसके बारे में आपको तथ्य बता दें कि राष्ट्रगीत कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया। राष्ट्रगीत सन 1911 में लिखा गया, जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे अपने यहाँ इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम अपने यहाँ आ रहे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके वेलकम, उनके स्वागत में लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है। लेकिन बाद में हमारे राष्ट्र निर्माणकर्ताओं ने पता नहीं किन कारणों से इसे हमारा राष्ट्रगान बनाया और उसी की आलोचना में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चन्ना गुण गाता है। हर चन्ना का मतलब यहाँ प्राइमरी के बच्चों से है। पहले ज्यादातर स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूलों में होती थी रघुवीर सहाय के समय में, तो उनको देख करके इन्होंने यह कविता लिखी थी। भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना किसका है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। भाषा और संवेदना किसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है, बहुत फेमस रही है ये, बताइए आप लोग। बिल्कुल एक डिक्टो कॉपी प्रश्न आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चेखव एक इंटरव्यू, ये राजेंद्र प्रसाद का है। किसका है
ये राजेंद्र प्रसाद का है। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो वो है सेनापति। कौन है? सेनापति। और पद्माकर श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं, वीर रस के लिए और भक्त। लिख देता हूं मैं, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। श्रृंगार, वीर और भक्ति। प्रश्न अगर आ जाए कि श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों में किसने रचना की, तो वहां आपका उत्तर क्या होगा? वहां आपका उत्तर हो जाएगा पद्माकर, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भी पूछा जा चुका है कि ऋतुवर्णन, अगर ऋतुवर्णन की बात की जाए तो वहां पे कौन होगा? सेनापति हो जाएंगे। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? अब आप लोग यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा रुकिए। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? तो चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी, और इनके साथ कौन है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह हैं। सन भी मैं क्लियर कर देता हूं, 2004। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीसरे भाग का प्रकाशन किया था। किसका? तीसरे भाग का संपादन किया 1945 में। लगे हाथ इनको नामवर सिंह जी को भी देख ले हैं। भाग 3 का संपादन किया नामवर सिंह जी ने 1983 में। किस सन में? 83 में। शुक्ल जी ने 1939 में भाग 1 का प्रकाशन किया था। भाग 1 बिल्कुल। अब आप लोग इसको रट लीजिए। भाग 1 1939 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945, भाग 3 1983 नामवर सिंह। 3 से 83 याद रखिएगा, और 4 से 2004 याद रखिएगा, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। और भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल जी है ही। आगे बढ़ते हैं। कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा है? ममता कालिया जी का है। इलाहाबाद में रहती थी पहले, बाद में दिल्ली में रहने लगी, लखनऊ में भी कुछ, मतलब कितने शहरों में कितनी बार, तो उसी नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी। अभी 2017-18 में आया है निर्मला जैन का जमाने में हम। जमाने में हम आलोचक है निर्मला जैन जी, इनका आया है जमाने में हम। कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री क्या बहुत ही फेमस रहा है। लगता नहीं है दिल मेरा। लगता नहीं है दिल मेरा किसका है? ये कृष्णा अग्निहोत्री। मन्नू भंडारी का है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। एक कहानी, यह भी एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी का है, अग्निहोत्री जी का है लगता नहीं दिल मेरा, और निर्मला जैन का जमाने में हम। कितने शहरों में कितनी बार किसका है? ममता कालिया का है। आगे बढ़ते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बताइए आप लोग किसका है ये? फटाफट उत्तर दीजिए। यह है नरोत्तम दास का है। यह उस समय का वर्णन है जब सुदामा जो है अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। यहां पे पानी परात, मतलब परात में जो उनके पैर धोने के लिए पानी ले जाते हैं, वो छूते नहीं भगवान श्री कृष्ण, अपनी आंखों के, जो उनके आंखों से जल, आंसू, अश्रु बह रहे हैं, उसी से उनका पैर धुल देते हैं। साथियों यहां पे एक अलंकार होगा, ध्यान थोड़ा आप घुमाइए अपना। यहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। भाई क्या आंसू से कभी किसी का पैर धुला जा सकता है? लेकिन रचना है
अतिशयोक्ति वर्णन है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? बिल्कुल ऐसे ही एकदम प्रश्न आएगा, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों क्या हैं? विकारी शब्द हैं जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, और ये अव्यय अविकारी होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अमिट रेखाएं किसका है? अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं जो हैं ये संस्मरण नहीं है। अमिट रेखाएं जो है ये गलत हो गया है, यहां रेखा चित्र होना चाहिए, रेखा चित्र। अमित रेखाएं जो है ये रेखा चित्र किसका है? तो ये है सत्यवती मलिक का है। किसका है ये? सत्यवती मलिक का। आगे बढ़ते हैं, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि, संधि से एक प्रश्न या दो प्रश्न, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिए, बार बार संधि को दोहराइए, क्लियर कर लीजिए। नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, यहां क्या है? गुण संधि है। कौन सा है? गुण संधि। नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, अ और ऊ मिलके क्या बना है? ओ बना है। आ से ऊ मिले, आ से ऊ मिले, आ से ऊ मिले, आ से ऊ मिले, सब में ओ ही बनेगा। प्रगतिवाद का आधार क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? प्रगतिवाद क्या है? जिसे इतिहास राजनीति में मार्क्सवाद कहते हैं, उसी को हमारे साहित्य में प्रगतिवाद कहते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यही सीधे प्रश्न आ सकता है। आप देखते हैं इसका आधार क्या है? इसका आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब आप जानना चाहेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि समाज में दो वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है और दूसरा पूंजीपति है, और उनके बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष का मतलब क्या हुआ? पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते रहते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब मजदूर जो है क्या विद्रोह कर देगा और पूंजीपति के पूरे संपत्ति पे कब्जा करके खुद पूंजीपति बन जाएगा और पूंजीपति मजदूर बन जाएगा। अब क्या होगा? अब फिर वो मजदूर बन गया और एक पूंजीपति, फिर दोनों में संघर्ष होने लगेगा, यानी यह संघर्ष लगातार चलता रहेगा। फिर वह उसके ऊपर का, उसी को उन्होंने क्या कहा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा है। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, सब तैयार कर लीजिए आप लोग, और मेरा एक एक क्लास आप देखते रहेंगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा। इसको मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं। फेफड़ों से निकलने वाली वायु के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण का विभाजन किया गया। अब अल्प प्राण में देखते हैं क्या क्या आता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसके साथ साथ सारे स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 2021 के टीजीटी में पूछा गया था। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया है, इसको एकदम गोला बना लीजिए भैया, रट लीजिए। महाप्राण को भी देख लेते हैं। महाप्राण, इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, क्या? ऊष्म व्यंजन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण। आगे देखते हैं, सुजान चरित के लेखक, सुजान नाम से इतनी रचनाएं हैं रीतिकाल में कि बड़ा कंफ्यूजन होता है।
देखते हैं कुछ जुगाड़ उगाड़ है इसका। सूदन ने लिखा सुजान चरित। क्या लिखा? सुजान चरित। रसखान ने लिखा सुजान। क्या लिखा? सुजान लिखा। यही किसी किसी किताब में सुजान रसखान भी मिलता है। क्या मिलता है? सुजान रसखान। मतलब सुजान या सुजान रसखान दोनों एक ही बात है। अगर आ जाए तो आप रसखान ही लगाएंगे। देव ने क्या लिखा? सुजान विलास लिखा। विलास। भैया घनानंद ने क्या किया? सुजान सागर। समस्या सुजान की इतनी थी और समस्या खड़ी कर दिए, एक और सुजान ला दिए। सुजान हित प्रबंध। एक इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एकदम बढ़िया से सीख लीजिए। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था और कितना प्रेम करते थे ये लोग आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सुजान सागर यानी सागर से भी ज्यादा घनानंद से प्रेम करते थे। और सुजान हित प्रबंध, अपनी सुजान के हित में सारे प्रबंध करने के लिए तैयार थे, कुछ भी कर सकते थे वो। तो आपको याद हो गया कि सुजान सागर से भी ज्यादा गहरा प्रेम था उनका और सुजान के लिए कुछ भी उनके हित में प्रबंध कर सकते थे। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, देव जी की बात देखते हैं। सुजान विलास नहीं भाई, सुजान विनोद है ये। सुजान विलास भी है सोमनाथ का। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले इनको क्लियर कर दे फिर उसको भी देखते हैं। सुजान विनोद है, ये कोई सोमनाथ हैं, सोमनाथ हैं एक, उनका है सुजान विलास। सुजान विलास ये महत्वपूर्ण नहीं है तो दिमाग में आ गया। अब देखिए देव, ध्यान रखिएगा, देव है तो विनोद करेंगे ही। अरे भाई इंद्र भगवान क्या करते हैं? अपना मजा करते रहते हैं। तो देवता हैं, तो सुजान देव है तो विनोद करेंगे ही। तो सुजान विनोद बिल्कुल याद रखिए, इन दो चीजों को बिल्कुल याद रखिएगा। और सूदन का सुजान चरित और रसखान का सुजान, बिल्कुल एकदम रटा हुआ होगा। रसखान सुजान, रसखान सुजान, रसखान आप बहुत पढ़ते आए होंगे। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? ब्रह्म राक्षस इनकी रचना नहीं है। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और सन्नाटा, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। गीत फरोश बहुत ही फेमस रचना है इनकी और बहुत प्रसिद्ध रही है। इसलिए भी प्रसिद्ध रही है, प्रश्न आया हुआ है कि पैसे लेकर के फिल्मों में गीत लिखे जाने का विरोध किस रचना में? इसी में आलोचना किए हैं, गीत फरोश में। मैं गीत बेचता हूं, इस तरीके की लाइनें हैं। अब ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध का है। आगे बढ़ते हैं। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया। भट्ट जी ने और चौधरी जी ने समालोचना का सूत्रपात किया। किसका कथन है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब इस कथन को मैंने कल वाले वीडियो में, कल वाली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी कथन मैं इस तरीके से हल कराऊंगा कि कथन आपके ऊपर कभी बोझ बन ही नहीं सकता है। वो आपको एक रोचक तथ्य से जोड़ के बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, और ऐसा नहीं कोई फर्जी तथ्य होगा, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं इनको भी। भट्ट का मतलब बालकृष्ण भट्ट। बद्री नारायण चौधरी की बात हो रही, चौधरी से देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, एक बात हुई। बद्री नारायण चौधरी, यही है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। क्या था? हिंदी प्रदीप। और बद्रीनारायण चौधरी की पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी।
आनंद कादम्बनी, और ये कादम्बनी होगा यार। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, और बद्रीनाथ चौधरी की आनंद कादम्बनी थी। दोनों ने जो है लाला श्रीनिवास दास के नाटक, क्या था नाटक? संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, ये क्या था भैया? नाटक था। क्या था? नाटक। इसकी आलोचना की शुरुआत यहीं से हुआ। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने समालोचना हिंदी प्रदीप में की, और बद्रीनारायण चौधरी जो है आनंद कादम्बनी में किया। उसी बात को एक वाक्य के रूप में इन्होंने लिख दिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास। बस इतनी सी बात है। ये सब प्रश्न आया है कि हिंदी प्रदीप कौन प्रकाशित करता था? बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी किसकी थी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की थी। संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास। ये सारे इतने प्रश्न हैं, बिल्कुल आप लोग तैयार करिए। मरीज नंबर 7 कहानी के लेखक कौन है? मरीज नंबर 7 कहानी के लेखक कौन है? फेमस प्रश्न है। धर्मवीर भारती की कहानी है। मरीज नंबर 7 किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती के। गुल की बन्नो भीन की कहानी है। कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में नहीं आती है? बृहत्त्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है? तो ये सारी रचनाएं कालिदास की है। कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है। कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम कालिदास की रचना है। कालिदास में बृहत्त्रयी की 3 रचनाएं हैं। कीरा तार नियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। इनकी 3 रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं। कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंशम। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो यह है कीर्ति पताका। अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। कीर्तिलता को इन्होंने भृंग भृंगी संवाद में लिखा था। किसमें? भृंग भृंगी में। पदावली को मैथिल में लिखा था, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक राम कुमार वर्मा हैं 1938 में। किसमें है? 1938 में। ध्यान दीजिएगा, राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भक्ति काल तक जो है इसमें वर्णन, और इसका 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट अभी तक यानी दूसरा भाग अभी तक संपादित नहीं हो सका है। घन का अर्थ नहीं है। जब भी ऐसी चीजें आ जाए आप ध्यान रखा करिए, नहीं का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। बादल, घना, बड़ा हथौड़ा, घर। घन बादल को भी कहते हैं, घना को भी घन कहते हैं, और बड़े हथौड़ों को भी कहते हैं। घन गिर रहा है। घर को ही नहीं कहा जाता है। रीत काल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी है? चलिए बताइए आप लोग। इसका होगा त्रिलोचन। कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को कहा है। आदिकाल को अंधकार काल कहा है। आदिकाल को अंधकार काल कहा। मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? मिस्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? कला काल कहा। मध्वाचार्य
किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य। शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। बनारसीदास चतुर्वेदी ने उपग्रुप के किस उपन्यास को घासलेटी साहित्य कहा था? घासलेटी साहित्य किसको कहा? तो उनका उपन्यास था चॉकलेट। क्या था? चॉकलेट। ये उनके उपन्यास का नाम है। इसको उन्होंने घासलेटी साहित्य के नाम संज्ञा दी थी। विशाल भारत उनका पत्र था बनारसीदास चतुर्वेदी जी का। उसी पत्र में उन्होंने घासलेटी साहित्य के नाम से इनकी आलोचना की थी। घासलेटी का अर्थ होता है निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न ऐसे आते रहते हैं और आपको अच्छा लगता है। प्रिय प्रवास, अब इसके बारे में देखते हैं। 1914 में है। किस सन में? 1914 में। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। किसकी रचना है? हरिऔध की है। हरिऔध। 1914 में 17 सर्ग और हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास भी इनकी रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो। जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाता है, यानी वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु पर ही उन्होंने कहा था कि यहां गुरु लिख दे रहे हैं, आप लोग क्लियर हो जाएगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन कहां विशेष। आगे देखते हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। एक प्रश्न आया था कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इसको क्रम में लगाना था। तो मधुबाला का प्रकाशन वर्ष यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है 1935। मधुबाला और मधुकलश 1936 और 1937। क्लियर कर देते हैं। मधुशाला का मतलब होता है जहां पर मदिरा मिलती है। मधुबाला का मतलब होता है वहां पे जो परोसने वाली बाला होती है, सुंदरी होती है। जो बड़े मधुशाला होते हैं, बियर बार होते हैं, वहां पे आपको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको उन्होंने क्या कहा? मधुबाला नाम दिया। मधुकलश जिस पात्र में, मधुकलश जिस पात्र में दिया जाता है, शराब परोसी जाती है, उसको मधुकलश कहते हैं। उसको चषक भी कहते हैं हिंदी में। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? बड़ा ही फेमस प्रश्न है। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? ये पूछा जा चुका है 1882 में, और उसका नायक भी पूछा जा चुका है। तो इसका नायक मदन मोहन है। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, उपन्यास है, और यह उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन शामिल नहीं है। बाकी जो आए सब शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 में कौन कौन शामिल नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। ब्रज, भोजपुरी, ये दो भाषाएं जो हमारे जानने में काफी फेमस है, ये उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। और आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं कि इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, मान्यता प्रदान किया जाए। तो ये प्रश्न आ सकता है
एलटी में, जीएस में इस तरीके की चीजें आपको मिल सकती हैं। निम्नलिखित में से किस, ये किस, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए फिर से नहीं आ गया। एग्जाम में सबसे ज्यादा इस समय जितने हमारे तैयारी वाले भाई बंधु हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से होता है। एक प्रश्न से रुक गए, दो प्रश्न से रुक गए, यानी मानवीय भूल। तो पहले हम नहीं पे ध्यान देंगे कि उपसर्ग नहीं है, मिलान यही होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। लान कौन सा शब्द बनेगा, मी कौन शब्द बनेगा, अधर्म, तो यहां पे धर्म से अधर्म हो गया। कर्म, कर्म से सुकर्म हो गया। पुत्र, पुत्र से सुपुत्र हो गया। आगे बढ़े। किस विदेशी विद्वान ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखा? तो किसने सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखा? तो जोशुआ केटलर ने लिखा। किसने लिखा? जोशुआ केटलर ने। आगे बढ़ते हैं। किस आचार्य ने गुणों की संख्या 20 मानी है? किसने गुणों की संख्या 20 मानी है? तो ये अपने वामन है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। थोड़ा यहां क्लियर कर देते हैं किसने कौन से गुणों की संख्या कितनी मानी है, एक छोटे से ट्रिक से माध्यम से। आम भाम, आम भाम गुण 3 सुहाए, 3 सुहाए। वामन 20, दंडी 10। आम भाम गुण 3 सुहाए, वामन 20, दंड 10 आए। बिल्कुल इसको रट लीजिए, काव्य गुणों की बात कर रहे हैं ये। तो आनंदवर्धन आ से हो गया और मां से मम्मट, भाम से भामा। आनंदवर्धन, मम्मट और भामा ने कितने गुण माने? 3 गुण माने। आम भाम गुण 3 सुहाए। वामन 20, और वामन ने कितना माना? 20। यही हमारा प्रश्न था। दंड 10 आए, दंडी ने कितना माना? 10 माना है। और भैया सब लोग जान रहे हैं कि भरत मुनि भी 10 मानते हैं। 10 गुण और 10 दोष भरत मुनि मानते हैं। आगे देखते हैं। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है? तो मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? मासिक कौन सी पत्रिका नहीं है? तो मासिक नागरी प्रचारणी नहीं है, यह त्रैमासिक थी। क्या थी? त्रैमासिक थी, त्रैमासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक, मासिक थी। बालाबोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक थी। सरस्वती पत्रिका पहले श्याम सुंदर दास थे, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन 1933 से संभाला। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक टीजीटी 2016 का प्रश्न है। टीजीटी 2016 का प्रश्न है। यह लिखा था जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं? तो किस श्रेणी के हैं रामविलास शर्मा? प्रश्न आता है कि प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो वो रामविलास शर्मा है। तो मार्क्सवाद को ही साहित्य में प्रगतिवाद कहते हैं। तो निबंधकार की बात होगी तो ये प्रगतिवादी निबंधकार हैं। भूधातु, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक एक शब्द रूप आप पढ़ेंगे और एक एक धातु रूप
धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो भवति भवतः भवंति, बहुवचन में क्या होगा? भवंति हो जाएगा, लट लकार। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या है? तो ये सारे उपन्यास नागार्जुन के ही हैं। रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ और बलसनमा। तो नई पौध में जो है वो क्या है? अनमेल विवाह की समस्या है। बेकसी का मजार किस मुगल बादशाह को केंद्र में रखकर लिखा गया है? बेकसी का मजार जो है ये बहादुर शाह जफर के ऊपर है। 1857 की जो क्रांति है यहां पे उसका वर्णन मिलता है। 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की रचना है। किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। एक बात ध्यान रखने की है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव वह नाम को लेकर ही ज्यादातर रचनाएं करते थे। यह अपवाद स्वरूप व नाम से है, यानी वह नाम से विदा, विजय, विकास, इसी नाम से ज्यादातर इनकी रचनाएं मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कृत में पयार छंद का प्रयोग किया है? तो ये भैया प्रात समीरण होगा। क्या उत्तर होगा? प्रात समीरण होगा। यह कहाँ? ये बांग्ला का फेमस छंद है, ये बांग्ला भाषा का प्रसिद्ध छंद है। तुलसीदास के कितने ग्रंथों में 7 कांड मिलते हैं? बड़ी समस्या है तुलसीदास जी के साथ। कितने ग्रंथों में 7 कांड है? कौन सा, कितने ग्रंथ छोटे हैं, कितने ग्रंथ बड़े हैं? 7 कांडों का क्रम क्या है? कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधि में है? तो एक एक जैसे ही प्रश्न आएगा मैं उसको ट्रिक बताता जाऊंगा। यहां इसका ट्रिक बता दे रहा हूं। राम ने ट्रिक, राम ने गीता और कविता को 7 बर दिया। 7 बर दिया। राम ने कविता और गीता को क्या किया? 7 बर दिया। बस 4 बर दिया, ये गलत हो गया है, इसको आप 4 कर लीजिए। राम ने कविता और गीता को क्या किया? 4 बर दिया। अब यह ट्रिक आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, बरबर रामायण, इतने में जो है 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो ये 4 रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड हैं, और इसको चाहे 4 बर दिया लिखिए, ये 4 नहीं, ये 7 ही ठीक था। कितना होगा यहाँ? 7 मैंने लिखा था वही सही था। 7 बर दिया यानी 7 से 7 कांड होगा। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता। प्रेम प्रलाप नहीं होगा, ये किसका होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रेम प्रलाप किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है, खूब पूछा जाता है। हवा का पर्यायवाची नहीं है तो अनल नहीं होगा। इसकी जगह पर क्या होगा? हवा का पर्यायवाची अनिल होता है। अनिल, अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? ये आग का पर्यायवाची होता है। बाकी मारुत, समीर, पवन ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हवा के ही पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। पहाड़ पर लालटेन, यह इनका नहीं होगा, नहीं पूछा जा रहा है। आत्मजयी कुंवर नारायण, खूंटियों पर टंगे लो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बिल्कुल सही है सब। मगध श्रीकांत वर्मा, यहां तक सही चल रहा है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है। मंगलेश डबराल का है। डबराल, ध्यान दीजिएगा। राजेश जोशी जो हैं इनकी एक रचना पिछली बार पूछी गई थी, उसको ध्यान में रखिए।
इनकी एक रचना है, एक दिन बोलेंगे पेड़, बोलेंगे पेड़। बिल्कुल इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी रचना पूछा गया था और लगातार 2021 टीजीटी और पीजीटी में दोनों में पूछा गया। किस में पूछा गया? टीजीटी और पीजीटी में 2021। एक हफ्ते के बीच में यह पेपर हुआ था, दोनों पेपर में ये सेम प्रश्न रखा गया। हमारी आज की क्लास यहां पे समाप्त हो जा रही है। आप लोग लगातार मेहनत करेंगे और इस क्लास की वीडियो जो है लिंक में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे दिया हुआ है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसको हल करेंगे, दिक्कत आ रही है हमारा वीडियो देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका है अब वह बदले, एक नया ट्रेंड है। आप लोग क्या करते हैं, कहीं से मिला सॉल्व, फटाफट फटाफट आधे घंटे में कर लिए। आधे घंटे में नहीं होगा। आप सोचिए, कभी आपने गौर किया, आयोग आपको 2 घंटे देता है, 2 घंटे 2.5 घंटे, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग एग्जाम में आपको कम से कम 2 घंटे तो मिलते ही हैं। आप क्या करते हैं, आप 45 मिनट में हल कर लेते हैं। सोचिए कितना मतलब अपने साथ गलत कर रहे हैं। यानी कि हमने प्रश्न पढ़ा और उत्तर दिया। बूंद और समुद्र किसका है? मार दिया अमृतलाल नागर। आगे बढ़ गए, 11 वर्ष कहानी, 11 वर्ष समय रामचंद्र शुक्ल, आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं होगा। अब से पेपर उठाइए, यानी कि आप मॉडल पेपर जो नीचे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन, उसको लीजिए और एक एक उसके चारों विकल्पों को देखिए, उसको हल करिए। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज जब ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक एक तह वो बैठती जाएगी। जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है 10,000 प्रश्नों को कराने का। 10,000 प्रश्नों के बारे में आपने कभी सोचा? जब आप वीडियो खोलते होंगे तो लिखा हुआ है 10,000 प्रश्नोत्तरी। तो 10,000 का मतलब हर पहलू के, हिंदी साहित्य के, हिंदी व्याकरण के, काव्य शास्त्र के, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत व्याकरण के, लगभग हर पहलू को, लगभग क्या पूरे पहलू को मैं उसमें समेट लूंगा। सारे प्रश्न उसमें आ जाएंगे और घबराइएगा मत आप लोग, सारे प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे अच्छे से। और एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, एग्जाम भी समय पे होगा और आप लोग तैयारी मन से करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। और एक बात और जाते जाते कहना चाहता हूं कि सबका है विकल्प यदि मन में है संकल्प, तू आगे चल, तू बढ़ता चल, इस बात पर तू कर अमल। सबका है विकल्प यदि मन में है संकल्प। तो संकल्प अपना आप लोग बनाए रखिए, विकल्प मत ढूंढिए। प्रथम प्रयास आपका अपना चैनल है, यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी शुरुआत है, अभी आगाज बाकी है। धन्यवाद साथियों, मैं समाप्त करता हूं। कल फिर से मिलते हैं कुछ नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।